18 नवंबर 2025 मंगलवार सुबह के 7:15 हो रहे हैं। 16 साल का शौर्य पटेल जो क्लास 10th का स्टूडेंट था अपने घर से ड्राइवर के साथ स्कूल के लिए निकल रहा है। वो उस दिन काफी खुश था और अपने ड्रामा क्लब के लिए एक्साइटेड भी। शौर्य स्कूल पहुंचता है। स्कूल का नाम था ST कोलंबा स्कूल। हाँ, ये वही स्कूल है दिल्ली का जहाँ से अमीरों के बेटे पढ़ते हैं। जैसे शाहरुख खान ने पढ़ाई यहाँ पर की है, राहुल गांधी, अर्जुन और आदि गांधी फैमिली की एजुकेशन इसी स्कूल में हुई थी। शौर्य स्कूल के अंदर एंटर करता है। स्कूल में चलते वक्त शौर्य का पैर फिसला और वो गिर गया। जब वो दर्द की वजह से रोने लगता है तो वहाँ मौजूद टीचर्स उसे हमदर्द दिखाने की बजाय सबके सामने डांटा। उसने कहा कि वो और एक्टिंग और ड्रामा मत कर, बस करे अपना नाटक। पहले ही तेरे बहुत कॉम्प्लेंट्स है और ड्रामा करेगा तो तुझे अब मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। फिर वैसे भी बहुत मार खा रखा है तूने मेरे हाथ का, हर दिन तो खाता ही है। दोपहर 2:30 पर स्कूल छुट्टा है। फिर 2:34 पर शौर्य स्कूल से निकलकर राजेंद्र प्लेस मेट्रो स्टेशन पहुंचता है। ड्राइवर स्टेशन के बाहर उसका इंतजार कर रहा है, लेकिन शौर्य एक ऐसा कदम उठाता है जिसे हम सोच भी नहीं सकते। शौर्य क्या करता है, उस प्लेटफॉर्म से छलांग मार देता है और फिर होना क्या था, उसे तुरंत BKL हॉस्पिटल में ले जाया जाता है जो बगल में ही हॉस्पिटल था, लेकिन डॉक्टर उसे डेड डिक्लेयर कर देते। शौर्य ने जाते वक्त अपनी जेब में एक नोट छोड़ा था जिसमें लिखा था कि उसने चाहा कि उसकी बॉडी के पार्ट्स ऑर्गन्स डोनेट कर दिए जाए ताकि किसी और को नई जिंदगी मिले। और उसने अपने माता पिता से माफी भी मांगी थी। उसने लिखा था कि उनके सपनों के जैसे नहीं बन पाया। शौर्य के पिता का आरोप है कि उसे 8-10 महीनों से छोटी छोटी बातों पर परेशान किया जा रहा था। प्री बोर्ड एग्जाम से सिर्फ 10 दिन पहले उसे स्कूल से निकलने और TC यानी ट्रांसफर सर्टिफिकेट देने की धमकी दी गई थी। इतना स्कूल में टॉर्चर कर दिया था, हर छोटी छोटी चीज पे उसको TC दे देंगे, तेरे को स्कूल से निकाल देंगे, ये बोल दिया रहा था, जिसे उसे अंदर से पूरा तोड़ दिया। और दोस्तों, ये कहानी सिर्फ शौर्य की नहीं, ऐसे हजारों तमाम स्टूडेंट्स की है। एक और डिस्टर्बिंग बात यह है कि इंडिया में स्टूडेंट्स अब रेयर इंसिडेंट नहीं रहे। हर साल हजारों स्टूडेंट एकेडमिक प्रेशर, फियर ऑफ फेलियर और टॉक्सिक इन्वायरमेंट की वजह से अपनी जान दे देते हैं। क्वेश्चन सिर्फ ये नहीं कि शौर्य के साथ क्या हुआ है, क्वेश्चन ये है कि कितने और स्टूडेंट्स साइलेंटली सेम पेन से गुजर रहे हैं। स्कूल सिर्फ टॉपर्स बनने की फैक्ट्री नहीं, वो एक सेफ प्लेस होना चाहिए जहाँ स्टूडेंट को इंसल्ट नहीं अंडरस्टैंडिंग मिले। अगर 16 साल का बच्चा अपने सुसाइड नोट में ऑर्गन डोनेशन अपोलॉजी लिख रहा है तो प्रॉब्लम सिर्फ एक स्कूल या टीचर्स की नहीं हो सकती। प्रॉब्लम एक ऐसे सिस्टम में है जो बच्चों को सुनने से ज्यादा जज करता है। और यही है दोस्तों द एजुकेशन सिस्टम। एक छोटा सा बच्चा सुबह 6 बजे स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर घर से निकलता है। बैग उसके कंधे पर है, आंखों में नींद है और दिल में सिर्फ एक ही डर, मार्क्स कम आए तो। उसकी माँ उसके बाल ठीक कर रही है और पापा एक ही बात बोलते हैं, बेटा बस अच्छे नंबर ले आना। और फिर एक और स्कूल, एक और क्लासरूम और एक और रेस। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं या सिर्फ उन्हें एक मशीन बना रहे हैं? क्या स्कूल में सच में टैलेंट को पहचानते हैं या सबको एक ही मोल्ड में डाल देते हैं? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि हर इंसान जीनियस होता है, लेकिन अगर तुम एक मछली को पेड़ पर चढ़ने की एबिलिटी से जज करोगे तो वो पूरी जिंदगी खुद को बेवकूफ समझती रहेगी। और शायद आज का एजुकेशन सिस्टम भी वही कर रहा है। इंडिया में एक बच्चा पैदा होता है और पैदा होती ही उसकी जिंदगी कंपेयर होनी शुरू हो जाती है। शर्मा जी का बेटा देखो, उसके 95% आए और तुम्हारे बस सिर्फ 78 आए। स्कूल रिपोर्ट कार्ड सिर्फ मार्क्स का कागज ही नहीं होता, कई घरों में तो वो बच्चों की इज्जत डिसाइड करता है। 95% आए तो पार्टी, गिफ्ट, आइसक्रीम्स, बट कम आए तो साइलेंस, डांट, कभी कभी मार भी पड़ती है। साधना के पिता धोंडीराम भोसले चाहते थे कि वो डॉक्टर बने। उसे नीट की परीक्षा दिलवाई, लेकिन साधना के नंबर कम आए। साधना के पिता खुद हेडमास्टर हैं। ऐसे में बेटी के कम नंबर आने पर उन्हें अपमान महसूस हुआ। धोंडीराम को लगा कि बेटी के कम नंबर आने पर उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाएंगे। जांच में पता चला कि हेडमास्टर पिता ने बेटी को आटा पीसने वाली चक्की के हैंडल से पीटा और इसी के बाद साधना की घर में ही मौत हो गई। और धीरे धीरे एक बच्चा सीखता है, मैं तभी वैल्यूएबल हूँ जब मेरे मार्क्स अच्छे हो। UPSC एस्पिरेंट ने सुसाइड कर लिया। नीट रिजल्ट के बाद स्टूडेंट ने अपनी जान दे दी।
गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर ना होने पर यूथ डिप्रेशन में है। रोज हर साल हर दिन ये न्यूज देखने को मिलती है हमें। लेकिन सवाल ये है कि क्यों, क्या हम 20, 30, 50 हजार की सैलरी के लिए एक जिंदगी खत्म कर सकते हैं? सोचो, ऐसा क्यों करते हैं स्टूडेंट? एक बच्चा 5-5 साल तैयारी करता है, रूम में बंद रहता है, फ्रेंड्स खत्म, सोशल लाइफ खत्म, मेंटल पीस खत्म, सिर्फ एक एग्जाम के लिए। अगर एग्जाम क्लियर ना हुई तो सोसाइटी बोलती है क्या फायदा इतना पढ़कर, वो बेटा तो सेलेक्ट हो गया, तुमसे ना हो पाएगा बेटा, रहने दो। और धीरे धीरे इंसान खुद को फेलियर समझने लगता है। इंडिया में सक्सेस का मतलब सिर्फ 2 चीजें बना दी गई, पहला तो गवर्नमेंट जॉब और दूसरा इंजीनियरिंग या मेडिकल डिग्री। बाकी सब रिस्की, टाइम वेस्ट, हॉबी, और इसी वजह से और लोग जो लाइफ जी रहे हैं जो उनकी है ही नहीं, सिर्फ पेरेंट के प्रेशर में, सिर्फ सोसाइटी के प्रेशर में। किसी बच्चे को ड्राइंग पसंद होती है, किसी को म्यूजिक पसंद होता है, किसी को स्पोर्ट तो किसी को कैमरास तो किसी को कंप्यूटर्स। लेकिन जैसे वो बच्चा बड़ा होता है उसको बोला जाता है ये सब साइड में रखो बेटा, पहले करियर बनाओ, पैशन से घर नहीं चलता। और उस दिन कई बच्चों का बचपन मर जाता है। महाभारत इमेजिन करो, अगर गुरु द्रोणाचार्य अर्जुन से कहते अर्जुन धनुष बाण के साथ साथ गदा भी सीखो, थोड़ी तलवारबाजी भी और थोड़ी रणनीति भी सीखना जरूरी है, सब में एवरेज होना जरूरी है, तो क्या अर्जुन दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर बन पाता? नहीं ना, क्योंकि ग्रेटनेस एक ही चीज पर फोकस करने से आती है, पैशन से आती है। और भीम को अगर बोला जाता है कि तुम गदा भी चलाओ उसके साथ साथ बाण भी चलाओ, तो क्या वो महाभारत का सबसे बड़ा पावरफुल वॉरियर बनता? बट हमारा एजुकेशन सिस्टम हर बच्चे को एक ही रेस में दौड़ा रहा है। मछली को बेड पर चढ़ना सिखा रहे हैं, बंदर को तैरना सिखा रहे हैं और बोला है सब इक्वल है। नहीं, हर इंसान अलग है, हर ब्रेन अलग है, हर टैलेंट अलग है। अब आंखें बंद करो और तुम एक स्कूल में एडमिशन ले रहे हो, रिसेप्शन पर तुमसे पूछा जाता है तुम्हें क्या पसंद है, स्पोर्ट्स, म्यूजिक, वीडियो क्रिएशन, ग्राफिक डिजाइनिंग, एनिमेशंस, एक्टिंग, कोडिंग, बिजनेस, फोटोग्राफी, आर्ट, स्टोरी टेलिंग, और फिर तुम अपने फेवरेट सब्जेक्ट को चूज कर रहे हो और स्कूल तुम्हें वही डीपली सिखा रहा है। सोचो कितनी अलग लाइफ होती है ना। अब एक बच्चा जो कैमरा से प्यार करता है वो फिल्म मेकिंग सीख रहा है, एक बच्चा जो गेम्स पसंद करता है वो गेम डिजाइनिंग सीख रहा है, एक बच्चा जो मशीन्स खोलना पसंद करता है वो ऑटोमेट इंजीनियरिंग प्रैक्टिकली सीख रहा होता है। और मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि 10th क्लास के बाद किसी को नौकरी ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि सभी अपने अपने पैशन में एकदम एंजॉय के साथ काम कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास एक ऑलरेडी स्किल भी होती है। आज भी दुनिया के बहुत सक्सेसफुल लोग ट्रेडिशनल एजुकेशन से सक्सेसफुल नहीं हुए, उन्होंने अपना पैशन फॉलो किया। और जब पैशन काम बन जाता है तो हार्डवर्क बर्डन नहीं लगता। बहुत लोग बोलते हैं कि मैथ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो हार्डवर्क सिखाता है, ज्योमेट्री इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो स्ट्रेटजी सिखाता है। हाँ, हो सकता है ये सवाल गलत भी नहीं है। अगर वही हार्डवर्क, वही कंसिस्टेंसी, वही स्ट्रेटजी तुम्हारे पैशन में लगा दी जाए तो फिर क्या होगा? मेरा ही एग्जांपल सुनो। ब्लेंडर 3D एनिमेशन का एक बहुत कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर है। कई लोग इसको देखकर ही डर जाते हैं, गिव अप कर देते हैं, लेकिन मुझे इसमें इंटरेस्ट था, पैशन था और इसीलिए मुझे कोई चीज डिफिकल्ट नहीं लगी इसमें। मैंने सिर्फ 6 दिन में इसका बेसिक्स क्लियर कर लिया और एक ही महीने में मैंने प्रो लेवल अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली। क्योंकि जब इंसान अपनी पसंद का काम करता है तो उसको टाइम का पता ही नहीं चलता। कंटेंट क्रिएशन, डॉक्यूमेंट्री मेकिंग, वीडियो एडिटिंग, ये सब 9 to 5 जॉब से कहीं ज्यादा डिफिकल्ट होता है। कभी कभी रिजल्ट 0 भी आता है, व्यूज नहीं आते, पैसे तो आते ही नहीं, फिर भी हम करते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें जान बसती है, उसमें मजा आता है। अगर हर बच्चा अपनी पसंद की स्किल स्कूल से ही सीखने लगे तो इंडिया कितना पावरफुल बन सकता है। अमेरिका के मिलन ओहियो 1847 में एक छोटे से शहर में एक बच्चा पैदा होता है। बचपन से ही अलग था वो बच्चा, हर चीज में सवाल करता, हर चीज में क्यूरियोसिटी होती उसको। आग क्यों जलती है, पानी नीचे क्यों गिरता है, अगर चिड़िया उड़ती है तो मैं क्यों नहीं उड़ सकता। घर में तो सबको अच्छा लगता था ये बच्चा, लेकिन क्यूरियोसिटी की बात ये थी कि बाहर वालों को ये बच्चा बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। 7 साल की उम्र में वो स्कूल गया, 3 महीने भी नहीं बिता पाया वो, क्योंकि टीचर्स का मानना था कि बच्चे चुप रहे, सुने, याद करे, रिपीट करे। वो बच्चा था उल्टा, हर लेसन के बीच में एक सवाल करता, हर एक्सप्लेनेशन के बाद बट क्यों सर। टीचर्स इरिटेट हो जाते। टीचर ने एक लेटर लिखा इस बच्चे की माँ को, उनका नाम था नैन्सी को। नैन्सी स्कूल आई, लेटर लिया, टीचर से बात की, घर आई। नैन्सी खुद एक ट्रेन टीचर थी, उसने पहले लेटर पढ़ा, आंखों में आंसू आए, लेकिन उस बच्चे के सामने उस लेटर को छुपा लिया उन्होंने। बेटे को कहा, तेरे टीचर्स ने कहा है कि तू इतना जीनियस है कि तुझे ये स्कूल हैंडल ही नहीं कर सकता, अब मैं तुझे पढ़ाऊंगी। Your son is a genius. This school is too small for him.
and doesn't have enough good teachers for training. नैन्सी ने बेसमेंट में एक जगह बनाई उस बच्चे की लाइब्रेटरी। केमिस्ट्री की बुक्स लाती, फिजिक्स एक्सपेरिमेंट करवाती, सवाल पूछने पर कभी नहीं रोकती, कभी नहीं बोला ये मत कर फालतू है, कभी नहीं बोला पहले एग्जाम दे बाद में सोचना। वो बच्चा पढ़ता, एक्सपेरिमेंट करता, गलतियां करता, फिर करता। एक बार घर में इतना बड़ा केमिकल रिएक्शन होता है कि पूरा घर हिल जाता है। लेकिन उस माँ ने क्या कहा होगा उससे, क्या सीखा इस एक्सपेरिमेंट से? सोचो अगर ये स्कूल में होता तो क्या तमाशा मचता। फिर उस बच्चे का सफर चालू होता है। 22 साल में पहला पेटेंट लिया, पूरी जिंदगी में 193 पेटेंट लिए उस बच्चे ने। आज तक किसी इंसान के नाम इतने पेटेंट नहीं है। कुछ चीजें जो उसने बनाई, बल्ब, हाँ वही जिससे दुनिया रोशन हुई। फोनोग्राफ, पहली बार किसी की आवाज रिकॉर्ड हुई, वापस सुनाई गई, वो भी इसी बच्चे की आवाज थी। मोशन पिक्चर कैमरा, मूवी का कंसेप्ट यहाँ से आया। टेलीग्राफ इंप्रूवमेंट, कम्युनिकेशन रिवोल्यूशन यहाँ से आया। वो बच्चा कोई और नहीं दोस्तों, बल्कि थॉमस अल्वा एडिसन था। हाँ वही, द फादर ऑफ मॉडर्न इलेक्ट्रिसिटी। आप जानते हो 40 साल बाद एडिसन को लेटर मिला था, तो स्कूल ने क्या लिखा था उसमें? एडिसन ने वो लेटर पढ़ा, 40 साल बाद पढ़ा था वो लेटर। बहुत देर तक चुप रहा। उसमें लिखा था कि थॉमस अल्वा एडिसन एक मेंटली इल बच्चा है। Miss Edison, your son is adult. He is mentally slow and unable to think. देखो दोस्तों, मैंने जो आपको कहानी सुनाई, बस एक सही डायरेक्शन के कारण दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेंटर बना वो बच्चा। आज इंडिया में एवरेज एक क्लास में 40 से 50 बच्चे बैठते होंगे। उनमें से कोई एडिसन होगा, कोई आइंस्टाइन होगा, कोई फेवलो होगा। लेकिन टीचर्स के पास इतना टाइम ही नहीं है कि 50 में से एक को अलग देखने का। सिस्टम के पास पेशेंस नहीं है सवाल सुनने का। और वो बच्चा जो क्यों पूछ रहा है, उसे मेंटली इल, कमजोर, निकम्मा का लेबल दिया जाता है। फर्क सिर्फ इतना है कि एडिसन की माँ थी जो उस लेवल के अगेंस्ट खड़ी थी। सोचो तुम ही कितने सवाल पूछते थे 7 क्लास से पहले, बट क्या हुआ उसके बाद? तुमने कभी इसका जवाब ढूंढने की कोशिश की है? नहीं ना। तुम तभी इस सिस्टम वाले ट्रैप में फंस गए थे। और ये कहानी सिर्फ एडिसन की नहीं, एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स से लेकर अल्बर्ट आइंस्टाइन, इनको अगर स्कूल की नजरों से देखोगे तो ये पूरे फेल थे, निकम्मे थे, कमजोर थे। शायद अगर तुमने आज का ये डॉक्यूमेंट्री वीडियो मिस किया तो तुम स्कूल के माइंडसेट से ही जीने लग जाओगे। और आगे वही होगा जो तुम्हारे साथ जो सिस्टम करना चाहता है। किस तरीके से हमारे जैसे स्टूडेंट बेवकूफ बनते हैं इन सिस्टम के चक्कर में, और पेरेंट कैसे हिस्सा बनते हैं इन एजुकेशन सिस्टम का, और क्यों ऐसा वो करते हैं, और आपको क्या करना चाहिए इससे निकलने के लिए। ये कोई पर्सनल एडवाइस नहीं होगी, एक भाई जैसे गाइड करूंगा आपको डॉक्यूमेंट्री खत्म होने के बाद। देखो मैं कोई इस टॉपिक का स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, लेकिन इस 2-3 महीने में जो मैंने रिसर्च किया है वो सच में आपकी जिंदगी बदल देगा। That every single day kids go to school, they become less intelligent. Albert Einstein once said, everybody's a genius, but if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid. सुबह स्कूल जाते ही, क्लासरूम में एंटर करते ही सीधे लाइंस में बैचेस लगी हुई होती है और सब बच्चे सेम यूनिफॉर्म में होते हैं। बेल बजती है, टीचर्स आते हैं, अटेंडेंस होती है, परमिशन लेकर बोलना पड़ता है। एक ही सिलेबस, एक ही आंसर, और अगर तुमने ज्यादा सवाल पूछ लिया तो तुम प्रॉब्लमेटिक स्टूडेंट बन जाते हो। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा ये सिस्टम आखिर किसने बनाया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में ये सिस्टम बच्चों को इंटेलिजेंट बनने के लिए बनाया था या किसी और वजह से? इस कहानी की शुरुआत होती है 1806 से। यूरोप, नेपोलियन बोनापार्ट, एक ऐसा नाम जिसे उस वक्त पूरी दुनिया डरती थी। नेपोलियन एक सिर्फ किंग नहीं था, वो एक मशीन था, वार मशीन। उसकी आर्मी डिसिप्लिन थी और बहुत डेंजरस आर्मी थी उसकी। लेकिन नेपोलियन को टक्कर देने वाली आर्मी बस एक ही थी वर्ल्ड में, उसका नाम था प्रशियन आर्मी, यानी आज का जर्मनी। प्रशिया उस वक्त यूरोप की स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मीज में से एक माना जाता था। उनके पास पावरफुल सोल्जर्स थे, मॉडर्न वेपन्स थे, डिसिप्लिन था, ट्रेनिंग थी। उन्हें पूरा कॉन्फिडेंस था कि वो नेपोलियन को रोक लेंगे। लेकिन बैटल शुरू होती है और कुछ ही वक्त में नेपोलियन की आर्मी उन्हें बुरी तरह हरा देती है। प्रशिया हार जाता है बुरी तरह, इतनी बुरी तरह कि उन्हें अपनी टेरिटरी तक लूज करनी पड़ती है। पूरे देश में शॉक फैल जाता है। प्रशिया के लीडर समझ नहीं पा रहे थे कि हम कैसे हार सकते हैं। मीटिंग्स होती है, आर्मी ऑफिसर बुलाए जाते हैं, स्ट्रेटजी एक्सपर्ट्स बुलाए जाते हैं, महीनों तक एनालिसिस चलता है और फिर उन्हें एक डेंजरस ट्रूथ समझ आता है। प्रॉब्लम सोल्जर्स के दिमाग में थी, बैटल फील्ड में थी। प्रशिया के सोल्जर्स ऑर्डर फॉलो करने की बजाय खुद का दिमाग लगा रहे थे, खुद सिचुएशन एनालाइज कर रहे थे, जबकि नेपोलियन की आर्मी बस एक मशीन की तरह काम कर रही थी। जो ऑर्डर मिला वही फाइनल, नो क्वेश्चनिंग, नो इंडिपेंडेंट थिंकिंग। और वही डिफरेंस प्रशिया की आर्मी का हार का रीजन बना। उस रात प्रशिया के लीडर ने एक डिसीजन लिया, एक ऐसा
डिसीजन जिसने पूरी दुनिया का फ्यूचर बदल दिया। उन्होंने डिसाइड किया कि अब हमें ऐसे सिटीजन्स चाहिए जो बचपन से ही ट्रेन हो, ऐसे लोग जो अथॉरिटी को क्वेश्चन ना करे, ऐसे लोग जो सिस्टम के अकॉर्डिंग चले। और वही से जन्म होता है दोस्तों मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम का। प्रशिया ने एक नया मॉडल बनाया, स्कूल मॉडल। लेकिन उस वक्त स्कूल का असली पर्पस नॉलेज नहीं था, उनका पर्पस था ओबीडियंस। सिस्टम कुछ ऐसा था कि बेल बजेगी काम स्टार्ट, बेल बजेगी काम खत्म, परमिशन लेकर बोलना, स्ट्रेट लाइन में बैठना, सेम आंसर लिखना, अथॉरिटी को ओबे करना। सोचो ये सब तुम्हें किस चीज की याद दिलाता है? आर्मी? फैक्ट्री? नहीं ना, एग्जैक्टली सिस्टम वही था, बस नाम स्कूल रख दिया। और कुछ साल बाद दुनिया में आई इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। फैक्ट्रीज हर जगह खुलने लगी, मशीन्स दुनिया को चेंज कर रही थी। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, फैक्ट्रीज के पास मशीन तो थी लेकिन वर्कर्स नहीं थे। उन्हें लाखों वर्कर्स चाहिए थे, ऐसे वर्कर्स जो टाइम पर आए, इंस्ट्रक्शंस फॉलो करे, रिपीट वर्क करे और ज्यादा सवाल ना पूछे। और तब प्रशियन एजुकेशन सिस्टम परफेक्ट सॉल्यूशन बन गया। स्कूल अब लर्निंग सेंटर्स नहीं थे, ह्यूमन फैक्ट्रीज बन गई। सुबह बेल, फिर लंच, वर्क बेल, यूनिफॉर्म, अटेंडेंस, परमिशन, रॉल्स, कमांड्स, एग्जैक्टली फैक्ट्री की तरह। बस डिफरेंस इतना था कि फैक्ट्री मशीन्स बना रही थी और स्कूल वर्कर्स। और धीरे धीरे पूरे यूरोप ने ये मॉडल कॉपी कर लिया, फिर अमेरिका ने, फिर दुनिया के कंट्रीज ने, और फिर ये सिस्टम इंडिया तक भी पहुंच गया 1835 तक। ब्रिटिश एम्पायर ने भी इस मॉडल को अपना लिया था, क्योंकि उन्हें इन्वेंटर्स चाहिए थे, उन्हें क्लर्क्स चाहिए थे, ऑफिस वर्कर्स चाहिए, ऐसे लोग जो ब्रिटिश एम्पायर को स्मूथली चला सके। 1835 ब्रिटिश इंडिया, लॉर्ड मैक्यूले, एक नाम जिसने इंडिया की एजुकेशन की ही डायरेक्शन बदल दी। उसने इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट किया और धीरे धीरे इंडिया के ट्रेडिशनल गुरुकुल्स, पाठशालाएं और इंडिजिनियस स्कूल्स कमजोर पड़ने लगे। अब स्कूल का स्ट्रक्चर भी बदल गया था, बेल, अटेंडेंस, रॉड्स, कमांड्स, बिल्कुल फैक्ट्री की तरह। बस फर्क इतना था कि वहाँ मशीन्स बनती थी और यहाँ एम्प्लॉइज। और आज लगभग 200 साल बाद भी दुनिया के ज्यादातर स्कूल्स उसी मॉडल के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। लेकिन क्या ब्रिटिश सिर्फ इस एजुकेशन सिस्टम से वर्कर्स बनाना चाहते थे? सच कहूं, बात इतनी सिंपल नहीं है। इस एजुकेशन सिस्टम ने हमें इंग्लिश दी, साइंस दी, यूनिवर्सिटीज दी, और इसी सिस्टम से पढ़कर बहुत से लोगों ने ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई भी लड़ी। तो फिर लोग इस सिस्टम को बुरा क्यों बोलते हैं? क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि ये सिस्टम उस जमाने के लिए बनाया गया था जब फैक्ट्रीज को टाइम पर आने वाले, रूल्स मानने वाले और एक जैसे काम करने वाले लोग चाहिए थे। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग कहते हैं कि अगर ये सिस्टम नहीं होता तो करोड़ों बच्चों को पढ़ाना बहुत ही मुश्किल होता। अगर एक साथ बैठते तो आसानी होती उनको सिखाने में। हाँ, ये सवाल गलत भी नहीं है। तो सच क्या है? शायद दोनों तरफ थोड़ी थोड़ी सच्चाई है। ये सिस्टम उस वक्त के लिए काफी अच्छा था, लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या 200 साल पुराना सिस्टम आज के एआई क्रिएटिविटी के दौर में भी सबसे बेस्ट है? अब आप ही बताओ। आज दुनिया 80s वाली दुनिया नहीं है, तब फैक्ट्री सबसे इम्पोर्टेंट थी। आज आइडियाज इम्पोर्टेंट है, तब लोगों को इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना सिखाया जाता था। तब एक ही वर्कर पूरी जिंदगी वो एक ही काम करता था। आज हर इंसान वो अपनी लाइफ में अलग अलग करियर्स ऑप्शन चुनता ही है। तो विश्वेश भाई, सिस्टम ने बनाए तो इसके लिए अलग अलग मैथ्स बनाए हैं, साइंस बनाए हैं, लैंग्वेज सब्जेक्ट्स बनाए हैं। तो फिर दिक्कत कहाँ है आपको? शायद अभी भी आप समझ नहीं रही। हर स्टूडेंट को एक ही स्पीड से पढ़ाया जाता है और साल के एंड में एक ही एग्जाम से डिसाइड किया जाता है कि कौन इंटेलिजेंट है और कौन नहीं। अब समझ रहे हो ना? क्या मार्क सच में इंटेलिजेंट बच्चे को मेजर करता है? और आज के दिन में सबसे बड़ी जो गलती करते हैं वो पेरेंट्स ही करते हैं कि उन्हें लगता है कि वो बोल रहे हैं तो वो बिल्कुल सही है। क्यों सही होगा आपका? आज बहुत जमाना बदल चुका है और अगर बच्चा सवाल पूछ ले तो उसे बदतमीज या संस्कारीन कह दिया जाता है। कुछ पेरेंट्स हर छोटी गलती पर डांटते, पनिश करते या कभी कभी मारते भी है। उन्हें लगता है कि इससे डिसिप्लिन आएगा, लेकिन इसका उल्टा होता है। बच्चे अक्सर इंडिया में सेल्फ स्टीम पूरा तरीके से खो देते हैं। बस यही छोटी मोटी गलतियां करते हैं पेरेंट्स उस वजह से। बस बच्चा बड़ा होते ही डिसाइड हो जाता है कि उसे इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है या यूपीएससी करना है, लेकिन बच्चा खुद क्या करना चाहता है ये सवाल उससे कई बार पूछा ही नहीं जाता। अक्सर हम सुनते हैं हमारे जमाने में तो ऐसा होता था, लेकिन दुनिया बदल चुकी है अंकल आज, और करियर्स ऑप्शन भी। फिर भी कई पेरेंट्स उन बच्चों को आज के एआई क्रिएटिविटी के दौर में भी वही पुराने रास्ते अपना रही है। अगर कोई बच्चा बोले कि मुझे ग्राफिक डिजाइनर बनना है, फिल्म मेकर बनना है या स्टैंड अप कॉमेडियन बनना है, तो कई बार उसे सीरियसली नहीं लिया जाता। अपनी जिंदगी बर्बाद मत कर, इनफैक्ट उसके बारे में इनको पता ही नहीं। और अगर पेरेंट्स मान भी जाए तो कहते
कहते हैं कि ठीक है कर लो, लेकिन फेल होने के बाद हमें मत बोलना। ऐसी बातें सपोर्ट नहीं देती, बल्कि बच्चों के अंदर और ज्यादा डाउट भर देती है। हाँ मानता हूँ पेरेंट्स, आप लोगों ने बहुत मेहनत झेली है, आपने जो सहा है वो आपके बच्चों का ना सहना पड़े, इस वजह से आप करते होगे। यही सबसे बड़ी आपकी मिस्टेक होती है। उससे एक बार पूछ लिया करो, बस एक बार तुझे क्या करना है, और उस पर घर में कन्वर्सेशन करो, ना कि डायरेक्ट बैटल से। उसमें कोई ना कोई सॉल्यूशन मिलेगा जिससे वो भी एग्री करता होगा। और स्टूडेंट्स को मेरा एक ही कहना है, बस स्कूल और कॉलेज के एग्जाम्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन सिर्फ मार्क्स ही इंटेलिजेंस का मेजर नहीं होते। अपनी क्यूरियोसिटी को जिंदा रखो। स्कूल तुम्हें सिलेबस सिखाता है, आज तुम्हारे हाथ में इंटरनेट है, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, कोडिंग, पब्लिक स्पीकिंग, राइटिंग, AI टूल्स, फाइनेंस, आप सब यूट्यूब पर सर्च करो, आपको भर भर के ट्यूटोरियल मिलेगी। उससे कुछ इंस्पायर्ड होकर आप बनाओ अपना कुछ यूट्यूब चैनल बनाओ, ऐप डेवलप करो, पोर्टफोलियो बनाओ, फ्रीलांसिंग ट्राई करो। क्योंकि पेरेंट्स को भी लगना चाहिए कि हाँ इसमें हो सकता है, अगर वो बस इस इंटरनेट की वजह से इतना पैसा कमा ले रहा है। इंजीनियर, डॉक्टर और गवर्नमेंट जॉब ही सक्सेस की रास्ते नहीं है। मैं किस काम को 5 साल तक बिना बोर हुए कर सकता हूँ। सोसाइटी के बारे में मत सोचो, एट द एंड आपको 50-60 हजार की नौकरी की भी उम्मीद नहीं रही। ये है अपना एजुकेशन सिस्टम। इसका मैंने पूरा ब्लूप्रिंट आपको इस वीडियो में नहीं बताया। अगर इस वीडियो पर ज्यादा रिस्पॉन्स मिला आप लोगों का, तो मैं भी 1-2 महीने में मैं इसका पार्ट 2 लाऊंगा। मेरी पहली वीडियो पर लगभग 1-1.5 लाख से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप में से बहुत लोग हैं जो सब्सक्राइब ही नहीं करते, वाई मुझे कमेंट्स में भी बताना।